नमस्कार बच्चों, आज गर्वित कोचिंग क्लास की ओर से आपके सामने कक्षा 12वीं के भौतिक विज्ञान विषय के पाठ नंबर 1 विद्युत क्षेत्र के कुछ टॉपिक लेकर आ रहे हैं। साथ ही कुछ आंकिक प्रश्नों का अभ्यास भी यहाँ पे किया जाएगा, जिनकी प्रैक्टिस आपको करनी है। तो हमारा टॉपिक है विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर बल आघूर्ण, एक समान क्षेत्र अथवा असमान क्षेत्र, टॉर्क ऑन ए डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बल आघूर्ण क्या है, विद्युत क्षेत्र, इनकी परिभाषा हमें पता होनी चाहिए। तो हमारा सामने व्यंजक वाली स्लाइड आ गई है। एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर बल आघूर्ण, एक समान व असमान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण चित्र दिखाया गया है। ए बी एक द्विध्रुव है। द्विध्रुव की परिभाषा आप पढ़ चुके हो। ए पर माइनस क्यू आवेश दिख रहा है आपको, बी पर प्लस क्यू आवेश है, बी पर बल दिख रहा है एफ बराबर क्यू ई, और ए पर भी बल है एफ बराबर माइनस क्यू ई। दोनों की दिशाएं विपरीत है। एक समान विद्युत क्षेत्र है, समांतर रेखाओं द्वारा प्रदर्शित है। द्विध्रुव ए वी ई के साथ थीटा कोण बना रहा है। द्विध्रुव की जो लंबाई है वो 2a मानी गई है यहाँ पे। और P जो है द्विध्रुव आघूर्ण को प्रदर्शित करता है, जिसकी दिशा है A से B की ओर। अब देखिए, द्विध्रुव के प्लस क्यू आवेश पर विद्युत क्षेत्र की दिशा में एक बल लगता है, जिसका मान F बराबर क्यू ई होगा। और विद्युत द्विध्रुव के माइनस क्यू आवेश पर विद्युत क्षेत्र की दिशा में विपरीत एक बल लगता है, जिसका मान F बराबर माइनस क्यू ई होगा। अतः विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला परिणामी या कुल बल F बराबर क्यू ई प्लस माइनस क्यू ई। दोनों बलों को जोड़ देंगे यहाँ पे, एक तो प्लस वाला बल है और एक माइनस वाला, दोनों कुल बल अपने पास यहाँ पे 0 आ जाएगा। जैसा आप चित्र में देख सकते हो, दोनों की दिशाएं विपरीत हैं। ए पर और बी पर लगने वाले बल की दिशा विपरीत होने के कारण दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, परिणामी बल होगा, वो 0 होगा। फिर भी इस पर एक बल आघूर्ण कार्य करेगा, जो द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र की दिशा में घुमाने का काम करेगा। चित्र से आप देख सकते हो कि बी सी बराबर 2a साइन थीटा। बी सी बराबर 2a साइन थीटा का मान कैसे आया है, साइन थीटा बराबर है होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब और कर्ण इन्हीं का यहाँ पे समावेश किया गया है। अतः सूत्र में वी सी का मान रखने पर बल आघूर्ण का जो सूत्र है, बल गुणा बलों की क्रिया रेखा के मध्य की लंबवत दूरी, बल आघूर्ण बराबर है क्यू ई गुणा बी सी। देखिए आप इसे, बी सी बराबर 2a साइन थीटा चित्र से लिया है। बी सी का मान रखने पर क्यू ई 2a साइन थीटा, चूँकि P बराबर 2QA, अतः बल आघूर्ण EP साइन थीटा, जिसे सदिश रूप में निम्न प्रकार लिख सकते हैं, P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर, और इसे PE साइन थीटा के रूप में भी व्यक्त किया जा सकता है परिमाण को। अब थीटा का मान यहाँ पे वेरी करेगा। थीटा का मान 0 डिग्री, 180 डिग्री, 90 डिग्री भी हो सकता है। तो बल आघूर्ण टो का मान भी यहाँ पे बदलेगा। जैसे स्पेशल केस में आप देख सकते हो, जब थीटा का मान 0 है तो साइन 0 का मान भी 0 होगा और बल आघूर्ण का मान 0 हो जाएगा। इसे द्विध्रुव की स्थायी साम्य अवस्था कहेंगे। जब थीटा का मान 180 डिग्री होता है तो साइन 180 का मान भी 0 होता है, परंतु इसे द्विध्रुव की अस्थायी साम्य अवस्था कहते हैं। तीसरा, जब थीटा का मान 90 डिग्री होता है तो साइन 90 का मान 1 होता है और हमारे पास बल आघूर्ण टो का मान EP आ जाता है, जो अधिकतम बल आघूर्ण का मान दर्शाता है। इसे आप अच्छे से समझिए और इसे नोट कर लीजिए। थोड़ी सी इसमें मैथमेटिक आ रही है, त्रिकोणोमेट्री आ रही है साइन और कॉस के मान निकालने के लिए। वो आगे की स्लाइड में आप देखिए कि विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव लिखा हुआ है। अब इनको अलग अलग केस में समझाया गया है। समरूप विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण, जिसको आप चित्र पहले बना हुआ वही का वही है, और इसमें बल आघूर्ण की प्रक्रिया वापस समझाई गई है। बल गुणा बलों की क्रिया रेखाओं के मध्य की दूरी, बल आघूर्ण T बराबर क्यू ए इंटू बी सी। चित्र से बी सी बटा ए वी बराबर साइन थीटा, बी सी बराबर ए वी साइन थीटा लिखा हुआ है। अब ये बी सी का जो मान है ऊपर रख देंगे टी वाले समीकरण में, टी जो लिखा हुआ है क्यू ई गुणा बी सी, और ए बी जो है यहाँ पे द्विध्रुव की लंबाई है। जो द्विध्रुव की लंबाई हमने यहाँ 2a ली थी, 2a भी ले सकते हैं और 2l भी लिया जा सकता है। तो द्विध्रुव
में देखिए आप बी सी बराबर ए बी साइन थीटा और बी सी बराबर 2L साइन थीटा। यहाँ 2L साइन थीटा लिया गया है, टी बराबर क्यू ई गुना 2L साइन थीटा। तो हमारे पास आज सूत्र आता है टी बराबर क्यू डॉट 2L ई साइन थीटा। क्यू डॉट 2L ये पी है, ये द्विध्रुव आघूर्ण है एक्चुअली, इसका सूत्र है। तो हमारे पास आता है पी ई साइन थीटा बल आघूर्ण का सूत्र, जिसका मात्रक होता है न्यूटन इंटू मीटर। चित्र की सहायता से सदिश रूप में बल आघूर्ण के को निम्न प्रकार लिख सकते हैं हम। बल आघूर्ण टो बराबर पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। स्थितियाँ दे रखी है, थीटा का मान 0 तो बल आघूर्ण का मान 0, जब थीटा का मान 90 डिग्री तो बल आघूर्ण का मान अधिकतम होता है। टी बराबर पी ई, ये पहले वाली स्लाइड में भी आ चुका है, ये पुनः रिपीट हो रहा है इसमें, तो इसको आप नोट कर लें और समझ लें इसको। अब देखिए स्थिति नंबर 3, टी बराबर पी ई साइन थीटा। यदि विद्युत क्षेत्र ई का मान 1 न्यूटन प्रति कूलाम और थीटा का मान 90 डिग्री तो साइन 90 का मान 1 होगा और टी बराबर पी, अर्थात विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उस बल आघूर्ण के तुल्य है जो द्विध्रुव पर तब कार्य करता है जब एकांक तीव्रता के समरूप विद्युत क्षेत्र में उसे रखा जाता है। असमान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण, आप देखिए इसमें इस स्थिति में माइनस क्यू की स्थिति में विद्युत क्षेत्र E1 है और प्लस क्यू आवेश की स्थिति में विद्युत क्षेत्र E2 है। E1 का मान ग्रेटर देन E2 है, अतः माइनस क्यू आवेश पर बल का मान भी ज़्यादा होगा, क्योंकि बल बराबर का सूत्र होता है F बराबर क्यू ई। जहाँ E का मान अधिक होगा वहाँ बल का मान भी अधिक होगा। तो ये असंतुलन की अवस्था है, यहाँ असमान विद्युत क्षेत्र है, इसलिए बल का परिमाण अलग अलग आएगा। रिजल्टेंट बल यहाँ पे शून्य नहीं आएगा। अब कुछ आपके सामने स्लाइड में प्रश्न दिख रहे हैं। RVSC क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 बहुचयनात्मक प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं, इन्हें आप देखिए और इन्हें हल कीजिए। पहला सिंपल प्रश्न है, दो एक समान बराबर आवेशों को 3 मीटर की दूरी पर रखने पर उनके मध्य 1.6 न्यूटन का प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। तो हमें आवेश का मान यहाँ पे ज्ञात करना है। यहाँ पे इसका हल भी दिया हुआ मैंने, इसको आप देख लीजिए। कूलाम बल के सूत्र से इसको हल किया गया है। आर का मान 3 मीटर है, एफ का मान 1.6 न्यूटन रखा हुआ है, Q1 Q2 समान है जिसे Q माना गया है और इसको हल किया गया। प्रश्न नंबर 2 आ रहा है, दो आवेशों के मध्य बल F है, यदि उनकी मध्य की दूरी 3 गुना कर दी जाए तब इन आवेशों के मध्य बल क्या होगा। ऑप्शन दे रखे हैं, इसको हल करना है आपने। तो आप इसको प्रश्न को वापस से देखिए, इसका नेक्स्ट स्लाइड में इसका हल आने वाला है। अब देखिए इसका उत्तर आ रहा है F/9। कैसे आया है, तो कूलाम बल का जो सूत्र होता है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। F डैश 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2, जो R है वो 3 गुना हो गया है, 3 गुना हो गया, 3R का स्क्वायर रख दिया है। तो देखिए अपने पास 9R स्क्वायर आ गया यहाँ पे, और इसको इसके अनुसार इसको अनुपात निकाल लिया और ये हल हो गया अपने पास। अब अगला प्रश्न आ रहा है, एक विद्युत द्विध्रुव के कारण अनुदैर्ध्य अनुप्रस्थ स्थिति में समान दूरी पर स्थित प्रेक्षण बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का अनुपात क्या होगा। तो अनुदैर्ध्य अनुप्रस्थ कोई नई चीज़ नहीं है। अनुदैर्ध्य अनुप्रस्थ का मतलब एक्सियल और ट्रांसवर्स स्थिति, जो हमने व्यंजक प्राप्त किया अक्षीय और निरक्षीय रेखा वाला, उसी को आपको सूत्र में रखना है और उसका अनुपात निकालना है। दो अनुपात 1 उत्तर हमारे पास यहाँ आएगा। अगला प्रश्न है, कुछ दूरी पर स्थित +5 माइक्रोकूलाम तथा -5 माइक्रोकूलाम के आवेशों के मध्य 9 न्यूटन का आकर्षण बल कार्यशील है। इन आवेशों के परस्पर स्पर्श कराकर पुनः उतनी ही दूरी पर रखने पर उनके मध्य कार्यशील बल हो जाएगा। आप देखिए इस प्रश्न को कैसे हल कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में इसका हल आने वाला है, चाहे तो आप उसे समझ कर नोट कर सकते हैं और अपने अच्छे से नोट्स बना सकते हैं। देखिए 0 उत्तर आ रहा, कैसे आ रहा है, तो प्रक्रिया आपको दिखाई गई यहाँ पे। प्रक्रिया के अनुसार देखिए आप, स्पर्श कराने पर प्रत्येक आवेश 0 हो जाएगा। ये इसका कारण लिखा हुआ है, F = 0 हमारे पास आ जाएगा।
अब देखिए प्रश्न नंबर आगे आ रहा है, एक क्वांटम आवेश का मान लिखिए। एक क्वांटम आवेश का मतलब 1.6 10⁻⁻19 कूलाम। दूसरा है, दूरी पर स्थित दो प्रोटोनों के मध्य स्थिर विद्युत बल एक लिखा हुआ है, प्रोटोनों को हटाकर इलेक्ट्रॉन रख दें तो विद्युत बल कितना होगा। चूंकि प्रोटॉन पर आवेश इलेक्ट्रॉन पर आवेश समान होता है, अतः विद्युत बल में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। विद्युत बल जो एक है या F लिखा हुआ है मिसप्रिंट के कारण, वही बल यहाँ पे भी कार्य करेगा। इलेक्ट्रॉन की जगह प्रोटॉन रखने पे या प्रोटॉन की जगह इलेक्ट्रॉन रखने पे बल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगला प्रश्न आ गया है, एक आवेश के द्वारा दूसरे आवेश पर लगने वाला विद्युत बल F है। एक अन्य आवेश की उपस्थिति में प्रथम आवेश पर लगने वाला प्रथम आवेश के द्वारा दूसरे आवेश पर कितना विद्युत बल लगेगा। तो उत्तर है, अन्य आवेश की उपस्थिति में विद्युत बल पर कोई प्रभाव नहीं होता है, अतः विद्युत बल F ही रहेगा। चौथा, किसी माध्यम का पराविद्युतांक 1 हो तो उसकी निरपेक्ष विद्युतशीलता कितनी होगी। पराविद्युतांक किसे कहते हैं। पराविद्युतांक यहाँ पे लिखा हुआ है, निरपेक्ष विद्युतशीलता या पराविद्युतांक क्या होता है, किसी माध्यम की विद्युतशीलता और वायु या निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को ही निरपेक्ष विद्युतशीलता या पराविद्युतांक कहते हैं। इस उत्तर से आप निरपेक्ष विद्युतशीलता का मान निकाल सकते हो, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन जीरो। एप्सिलॉन आर यहाँ निरपेक्ष है जिसका मान 1 है, और एप्सिलॉन जीरो का मान फिक्स होता है जिसका मान 8.85 × 10⁻12 होता है। मान रखने पे इसका उत्तर हमारे पास आ जाएगा। अगला प्रश्न हमारे पास आ गया है, जिसे देखिए, दो बिंदु आवेश Q1 Q2 के लिए Q1 Q2 <0 है। दोनों आवेशों के मध्य बल की प्रकृति क्या होगी। तो देखिए यहाँ पे बल की प्रकृति हमारे पास दे रखी है। Q1 Q2 का मान <0 मतलब यहाँ 0 से छोटा ऋणात्मक मान है। Q1 Q2 में से एक धनावेशित होना चाहिए और दूसरा ऋणावेशित होना चाहिए, और एक धनावेशित और ऋणावेशित होने के कारण उनके मध्य आकर्षण बल लगेगा। सेम ऐसा ही अगला प्रश्न नंबर 6 दीजिए। देखिए, दो बिंदु आवेशों Q1 Q2 के लिए Q1 Q2 का मान <0 मतलब धनात्मक है। दोनों आवेशों के मध्य बल की प्रकृति क्या होगी। Q1 Q2 का मान ग्रेटर तभी होगा जब दोनों आवेश या तो धनात्मक होंगे या ऋणात्मक होंगे, दोनों समान होंगे। इसलिए इनके मध्य प्रतिकर्षण बल लगेगा समान होने का, क्योंकि समान आवेशों में प्रतिकर्षण होता है और विजातीय या असमान आवेशों में आकर्षण होता है। तो प्रश्न बड़ा ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस है। अगला प्रश्न आ गया, विद्युत क्षेत्र ई में रखे आवेश पर कार्यरत बल कितना होता है। तो केवल सूत्र लिख देंगे यहाँ पे, F बराबर QE। ये बल का सूत्र है। किसी भी विद्युत क्षेत्र में रखे आवेश पर Q आवेश पर कार्यरत बल का मान F बराबर QE सदिश रूप में लिखा हुआ है, तो इसे इसी रूप में हमने लिखना है। किसी आवेशित कण के द्रव्यमान और आवेश पर चाल का क्या प्रभाव पड़ता है। यदि चाल v लगभग प्रकाश की चाल के बराबर है तो चाल बढ़ाने से द्रव्यमान बढ़ेगा तथा आवेश नियत रहेगा। प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये अधिकतम चाल होती है। अगला प्रश्न आ गया, निर्वात में स्थित दो बिंदु आवेशों के मध्य F बल लग रहा है। यदि आवेशों के मध्य पीतल की प्लेट रख दी जाए तब बल का मान क्या होगा। पीतल की प्लेट क्या है, चालक है। चालक के लिए विद्युतशीलता का मान क्या होता है, निरपेक्ष विद्युतशीलता का मान अनंत होता है। तो आप उत्तर देखिए इसमें, निर्वात में तो लिखा हुआ सूत्र लिख दिया 1/4πε0 Q1 Q2 बटा r², और माध्यम में ये लिखा हुआ है हमारे पास। और नीचे देखिए FM बराबर F बटा एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर का मान 0, अतः F बटा इन्फिनिटी है, 0 नहीं है। एप्सिलॉन आर का मान इन्फिनिटी है चालक के लिए, तो FM बराबर, और ये पूरा व्यंजक 0 हो जाएगा। इन्फिनिटी का F में भाग देंगे तो ये 0 अपने पास आ जाएगा। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा दीजिए। विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश के परिमाण एवं उनके मध्य विस्थापन के गुणनफल को ही विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में आप पहले भी पढ़ चुके हो। स्लाइड में आपको पहले वाले वीडियो लेक्चर में आपको बताया जा चुका है कि द्विध्रुव क्या होता है। समान और समान प्रकृति के आवेशों का समूह होता है ये, जो अल्प दूरी पर पृथक रखे होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास आ गया, आदर्श विद्युत ध्रुव की शर्त लिखनी है। आवेशों का मान अत्यधिक, Q का मान इन्फिनिटी और उनके बीच की दूरी नगण्य, 2L का मान लगभग 0 हो तो ऐसा द्विध्रुव आदर्श विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। आदर्श द्विध्रुव कहलाता है।
क्या शर्त है इसकी? क्यू का मान जो आवेश का परिमाण है वो अनंत होना चाहिए और दूरी जो होनी चाहिए 2L वो 0 होनी चाहिए, क्योंकि द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर Q गुना 2L होता है। तो इस सूत्र के अनुसार इसे परिभाषित और समझाया गया है। अगला प्रश्न आ गया है, एवोनाइट की छड़ को फर से रगड़ने पर एवोनाइट की छड़ ऋणावेशित क्यों हो जाती है? क्योंकि फर में इलेक्ट्रॉन एवोनाइट की अपेक्षा कम दृढ़ता से बंधे होते हैं, अतः रगड़ने पर वे फर से एवोनाइट में चले जाते हैं। तो ये जो ट्रांसफ़र हो रहा है ये किसके कारण हो रहा है? घर्षण के द्वारा हो रहा है। अगला प्रश्न आ गया है, आवेश के CGS और SI मात्रक लिखिए, इनमें क्या संबंध है? नीचे लिखा गया है, CGS मात्रक भी लिखा हुआ स्टेट कूलाम और उसका SI मात्रक कूलाम है, इनका संबंध है 3 × 10⁹ ESU। अगला है, एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव कब स्थायी साम्यावस्था में होता है? स्थायी साम्यावस्था के लिए P और E समांतर होने चाहिए और उनके मध्य कोण जो है वो शून्य होना चाहिए। कण लिखा हुआ है यहाँ पे, कोण आएगा यहाँ पे, कोण शून्य होना है, थीटा का मान 0 होना चाहिए। एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर परिणामी बल कितना होता है? तो परिणामी बल यहाँ 0 होता है, क्योंकि 2 बल कार्य करते हैं, दोनों विपरीत दिशा में कार्य करते हैं, F1 F2। ठीक है, यहाँ देख सकते हो कि F1 QE इस दिशा में काम कर रहा है और F - QE जो A बिंदु पे रखा हुआ है वो विपरीत दिशा में कार्य कर, दोनों को जोड़ेंगे प्लस माइनस के कारण वो 0 हो जाएगा हमारे पास में। इसलिए एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर परिणामी बल का मान 0 होता है। अगला प्रश्न देखिए, आवेश के क्वांटीकरण को समझाइए। आवेश का क्वांटीकरण बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, तो इसे आप नेक्स्ट स्लाइड में देखिए। आवेश का क्वांटीकरण वो गुण है जिसके कारण सभी मुक्त आवेश मूल आवेश के पूर्ण गुणज होते हैं, अर्थात वस्तु पर आवेश Q हमेशा निम्न प्रकार होगा, Q बराबर +-NE। प्लस माइनस नहीं लिखा हुआ तो Q बराबर NE भी लिखा जा सकता है, पर जहाँ N का मान 0 +-1 +-2 +-3 ... एंड सो ऑन लिखा हुआ है। अगला, आवेशों के संदर्भ में Q1 + Q2 का मान 0, ये क्या सूचित करता है? Q1 Q2 का मान 0 कब होगा? जब दोनों एक धनात्मक आवेश होगा और दूसरा ऋणात्मक आवेश होगा और समान परिमाण के होंगे, तभी वे 0 के बराबर उनका योग होगा। तो सिंपल सी चीज़ है, आपको ये बस में यही लॉजिक आपको यहाँ पे लिखना है। एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव रखा जाता है, दिखाइए कि स्थानांतरित त्वरित गति नहीं करेगा। एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को रखने पर उस पर 2 बल कार्य करते हैं जो विपरीत दिशा में कार्य करते हैं, जो बल आघूर्ण उत्पन्न करते हैं, परंतु परिणामी जो बल होता है वो 0 होता है, क्योंकि आपने पहले स्लाइड में भी आप देख चुके हो कि एक F बल वहाँ राइट डायरेक्शन में लग रहा है, दूसरा लेफ्ट डायरेक्शन में लग रहा है, दोनों का परिमाण समान है और रिजल्टेंट जो होगा परिणामी होगा वो 0 होगा। अगला प्रश्न हमारे पास आ गया है यहाँ पे, प्रश्न देखिए, 4 × 10⁻⁹ न्यूटन कूलाम द्विध्रुव आघूर्ण का कोई द्विध्रुव 5 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम परिमाण के किसी एक समान विद्युत क्षेत्र की दिशा में 30 डिग्री का कोण पर संरेखित है। द्विध्रुव पर कार्यरत बल आघूर्ण का परिमाण परिकलित यहाँ पे करना है। तो बल आघूर्ण का सूत्र आपको पता ही है, उस बल आघूर्ण के सूत्र को आपको याद होना चाहिए। टो बराबर PE sin थीटा है। P का मान यहाँ पे दिया, द्विध्रुव की देखो चित्र दिया हुआ वापस स्लाइड में। द्विध्रुव क्या होता है? समान परिमाण के विपरीत प्रकृति के आवेशों का समूह जो अल्प दूरी पे पृथक रखे होते हैं। अब उसका जो आंसर वो देखिए, P का मान दिया हुआ है 4 × 10⁻⁹ कूलाम मीटर, E का मान 5 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम। विद्युत क्षेत्र के साथ द्विध्रुव का कण थीटा बराबर 30 डिग्री कोण बना रहा है, थीटा बराबर 30 डिग्री कोण है। द्विध्रुव पर आघूर्ण का मान निकाल रहे हैं PE sin थीटा से। साइन 30 डिग्री रखने पे 30 डिग्री का मान होता है त्रिग्नोमेट्री सारणी से 1/2, तो इसको काट दीजिए, 2 कट गया, 5 दूनी 10, तो कुल मिला के हमारे पास आंसर आता है 10⁻⁴ न्यूटन मीटर, जो कि बल आघूर्ण का मात्रक है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का जो चित्र है, इसको आप द्विध्रुव आघूर्ण को समझ सकते हैं कि P बराबर 2QL लिखा हुआ है। 2L दोनों के बीच की दूरी के समान और विपरीत प्रकृति के आवेशों के मध्य की दूरी है, तो द्विध्रुव आघूर्ण को भी देख सकते हो। अगला प्रश्न आ गया है, 2 बिंदु आवेश Q1 Q2 के मध्य की दूरी 3 मीटर है। इन आवेशों का योग 20 माइक्रो कूलाम है। यदि एक आवेश दूसरे आवेश को 0.075 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करे, तब दोनों आवेशों के मान ज्ञात करने हैं। तो इस स्लाइड में इसका हल आप देख सकते हो जो हमारे पास में आ रहा है। देखिए, इसमें सबसे पहले कूलाम बल का सूत्र लगा हुआ है, F बराबर K Q1 Q2 /r²। F का मान रख दिया
0.075 और k का मान 9 गुना 10 की घात 9 होता है इंटू Q1 Q2 का मान नहीं पता है, इसलिए इसको वैसा का वैसा रहने दिया। R का मान 3 मीटर है, 3 का स्क्वायर कर लिया और इससे Q1 Q2 का मान हमने हल कर लिया 7.5 गुना 10 की घात -11। प्रश्न में दिया हुआ है Q1 प्लस Q2 का जो योग है 20 माइक्रोकुलाम है, 20 गुना 10 की -6 कुलाम आता है, जिसे कन्वर्ट करेंगे तो 2 गुना 10 की घात -5 कुलाम भी लिखा जा सकता है। अब हम यहाँ पे ट्रिक लगाएंगे। ट्रिक देखिए, यहाँ पे मैथमेटिक का उपयोग करेंगे। Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर वाला सूत्र लगाएंगे, बराबर है Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर -4 Q1 Q2 लिखा जा सकता है इसे, क्योंकि Q1 प्लस Q2 का योग अपने को दिया हुआ है। इसको यहाँ रख दिया, होल स्क्वायर कर लिया, -4 Q1 Q2 का जो गुना ऊपर वाले स्लाइड ऊपर वाले में आया हुआ अपने पास में 7.5 गुना 10 की -11, ये मान रख देंगे और इसको हल करेंगे तो हमारे पास आएगा Q1 माइनस Q2 का मान आएगा 10 की घात -5। समीकरण 1 और 2 को हल करने पे Q1 Q2 के मान सेपरेटली हम निकाल सकते हैं। Q1 का मान 15 माइक्रोकुलाम और Q2 का मान 5 माइक्रोकुलाम हमारे पास आता है। ये थोड़ी सी मैथमेटिक बच्चों आपने प्रैक्टिस करनी है, आपको इजीली समझ में आ जाएगी। थैंक यू ऑल व्यूअर्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो फ्रॉम गर्वित कोचिंग क्लास। थैंक्स अ लॉट। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।